आज एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। उस फैसले को सुनाते वक्त उसने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह नसीहत दी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के आधार पर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि आज मदरसों की स्थिति हमारे देश में क्या है। मदरसे वाकई में तालीम देने के एक बहुत बड़े केंद्र हैं, लेकिन क्या मदरसों में सिर्फ दीन की तालीम देना ही अपने आप में सबसे ज्यादा अनिवार्य है? क्या मदरसों में वो तमाम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, जैसा कि साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी या हिंदी, ताकि बच्चे एक संपूर्ण शिक्षा के साथ आगे बढ़ें? आखिरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या तमाम रिपोर्टों को अगर देखें तो अल्पसंख्यकों में, खास करके मुसलमानों के बीच जो जागरूकता की कमी है, जो शिक्षा की कमी है, वो मदरसों की वजह से उनमें काफी मदद मिल सकती है। तो ऐसा क्या है कि मदरसों के ऊपर हमारे देश में इतनी राजनीति होती है, लेकिन उसमें सुधार की बात कहीं से नहीं होती दिखाई देती। खास करके मुसलमानों के बीच मदरसे को लेकर सुधार की कोई भी कवायद पिछले 40 साल में होती नहीं दिखाई दी। आखिरकार क्या वजह है, आज इसी को तलाशेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं एक विस्तृत चर्चा। मदरसों में भी फहराया जाए तिरंगा, यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो आदेश जो उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के लिए जारी किया गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त समेत दूसरे ऐसे मौकों पर सभी मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। इस फैसले के साथ ही साथ कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि कुछ मदरसों में राष्ट्रीय गान को सही तरीके से नहीं गाया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश जितने मदरसे हैं लगभग सभी की स्थिति है कि वहाँ न राष्ट्रगान किया जाता है राष्ट्रीय पर्व पे, विशेष 15 अगस्त 26 जनवरी न ध्वजारोहण किया जाता है। इस याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक सर्कुलर जारी कर आदेश को लागू करने को कहा है और साथ ही ताकीद की है कि वो सभी स्कूल, कॉलेज सहित मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए और इस पर नजर रखी जाए। देवबंदी और बरेलवी मदरसों समेत मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। वो जगहें जहां पर झंडे पहले से नहीं लहराए जा रहे हैं और पिछले 50 साल तक नहीं लहराए गए, कुछ नजरियाती इख्तिलाफात की बुनियाद पर, उनको भी इस तरीके के डायरेक्टिव्स दिए जाएं तो हम समझते हैं बेहतर है। बहुत अच्छा आदेश है और माननीय हाईकोर्ट के आदेश का तमाम मदारिस को पालन करना चाहिए। जो हमारे मदारिस हैं, जो हमारे मदरसे हैं, जिसको मैं देख रहा हूं, उन सारे मदरसों में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हम उसको झंडा फहराते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा मदरसों के लिए। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मदारिस ऐसे हैं जहां झंडे नहीं फहराए जाते हैं। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और गान देश के गौरव के प्रतीक हैं और तिरंगा हर शिक्षण संस्थान पर फहराया जाना चाहिए। भारत की धरती पर रहने वाला कोई भी संस्थान हो, उन संस्थानों के लिए यह बाध्यकारी होना चाहिए जो राष्ट्रगान अनिवार्य करें, राष्ट्रीय ध्वज और भारत के प्रतीकों का सम्मान करें। राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान ये राष्ट्र का अपमान है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने एक विशेष याचिका पर इस प्रकार का आदेश दिया है, स्वागत योग्य है। मदरसों पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के इल्जाम लगते रहे हैं। मदरसों के पाठ्यक्रम और आधुनिकीकरण पर भी अरसे से बहस चल रही है। अब हाईकोर्ट के आदेश का मदरसों ने जिस तरह से स्वागत किया है, उसे अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि तिरंगा फहराया जाना अपने आप में किसी के लिए भी आपत्तिजनक नहीं हो सकता, लेकिन इसे भी एक चर्चा का विषय बना दिया गया है। लेकिन आज इस बहस को हम सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि तिरंगा राष्ट्रीयता का प्रतीक है और उसके लिए कोई हिंदुस्तानी कभी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, यह बात बिल्कुल अलग है। लेकिन बुनियादी मुद्दा क्या है? मदरसे दरअसल तालीम देने की एक ऐसी जगह है जहां आप बच्चों के भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं।
मदरसों का आधुनिकीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या शिक्षा की पद्धति नहीं होनी चाहिए? आइए इसी पर बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अजीज साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अब्दुल नोमानी साहब मौजूद हैं, अतर हसन दहलवी साहब हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नोमानी साहब, मैं आप ही से जानना चाहता हूं, मदरसों की जो आज स्थिति है उसे देखकर कम से कम यह कहा जा सकता है कि सिर्फ 6% मदरसे आज सरकार के एजुकेशनल पैमानों पर कहीं पर भी अपने आप को मानदंड पर स्थापित माने जाते हैं, बाकी तमाम मदरसे चैरिटी के तौर पर चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें अच्छी तालीम मिले तो पूरे समाज को इसका फायदा होता दिखाई देगा। तो आखिरकार स्टैंडर्डाइजेशन करने पर क्यों जोर नहीं होता? कोर्ट को कहने की क्यों जरूरत पड़ती है कि मदरसों में भी तिरंगा फहराया जाना चाहिए? कोई ऐसा स्कूल नहीं जहां पर तिरंगा 26 तारीख को और 15 अगस्त को नहीं फहराया जाता। आखिरकार ये सोच समाज में क्यों नहीं होती? नोमानी साहब, देखिए, मदरसों की स्थापना का उद्देश्य जो है वो मदरसे जो है वो पूरा कर रहे हैं जी। और आप ये नहीं कह सकते कि वहां जो तिरंगे नहीं फहराए जाते हैं। जिन लोगों ने मदरसों के संबंध में सवाल उठाया है उनके दिमाग में खराबी है, और जिस तरह की जो बात कही गई है वो मदरसों को जो है वो संदेह के घेरे में लाने से और ये कहना कि राष्ट्रीयता की धारा से वो अलग हैं, ये जो है खतरनाक जो है वो सोच है। और मदरसे वाले जो वहां से उपाधि प्राप्त होते हैं वो आपसे जो है नौकरी नहीं मांगते हैं। मदरसों की स्थापना का उद्देश्य है कि धार्मिक जो पद्धति है और जो चीजें हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना जो है। लेकिन यह है कि इसके साथ साथ जो है बहुत से मदरसे हैं, जैसे दारुल है, देवबंद है, नदवा है, मदाहिर है, ये सब है। वहां आज की तारीख में आप देखते हैं कि ज्योग्राफिया भी पढ़ाते हैं, भूगोल जो है, और जो है गणित भी है, अंग्रेजी भी है, कंप्यूटर भी है। इसी तरह जामिअतुल हिदाया जो है जयपुर है। तो आप ये नहीं कह सकते उससे अलग है वो, लेकिन यह है कि मदरसे जो है वो राष्ट्रीय धारा से मैं आप लोगों का ध्यान जुड़े इसी रहे। बात पर जोड़ना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपसे भी समझना चाहता हूं। दहलवी साहब, अगर आप मलेशिया की बात करें, अगर आप यूएई की बात करें, इन तमाम देशों में जहां मदरसे हैं वहां पर साइंटिफिक एजुकेशन भी दिया जाता है। क्या साइंटिफिक एजुकेशन बच्चों की बेहतरी के लिए नहीं होगा? क्या वाकई में मान लें कि दीन की पढ़ाई कराना आज इतना अनिवार्य है कि इसके बिना मदरसे नहीं चल सकते? देखिए, मदरसों की खूबी और कमाल ये है, शायद पिछले दिनों आपके शो पे मैंने कहा था कि हिंदुस्तान की जितनी बड़ी संस्कृत की किताबें थी जी, उन सबके तर्जुमे क्या अलबेरूनी के जमाने में हुए, इब्न बतूता के जमाने में हुए, चाणक्य के अर्थशास्त्र हो या योग, जितनी किताबें थी वो सबके तर्जुमे मदरसों में पढ़ने वाले लोगों ने की, और यहां से निकल के वो अरब और अरब से यूरोप तक पहुंचे जी। जहां तक आप बात हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के बाद एक ऐसा दौर आया जब जाहिरी बात है कि खास सरकार ने खास नजरिए को थोपने की कोशिश की। तब राजा राम मोहन राय हो या मौलाना कासिम नानोतवी या फजल हक खैराबादी, तब ये जरूरत पड़ी कि कम्युनिटीज के अंदर सोशल रिफॉर्म के लिए अब धार्मिक तालीमात की जरूरत है जी, और वो शुरू की गई। मैं बस संक्षेप के साथ मैं कहता हूं, उनका इतिहास ये है कि ब्रिटिश आर्काइव ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों को जिस तबके ने नुकसान पहुंचाया, यानी ग्वाटेमाला, आज आप सुनते हैं ग्वाटेमाला का नाम, माल्टा के करीब में तकरीबन 750 से ज्यादा जिन भारतीयों के कैदियों को रखा गया था उनमें 683 मौलवी लोग थे जिनको, जी बिल्कुल सुनिए, मैं तथ्य के साथ कह रहा हूं। एक अगली बात मैं कहता हूं, नहीं देखिए, हम इतिहास के पन्ने की बात न करें, आज हम आधुनिक भारत की बात करें जहां हाई कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि मदरसों में राष्ट्रगान सही तरीके से नहीं गाया जाता, जहां झंडे नहीं फहराए जाते। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं इसका पूरा खंडन करता हूं। उसकी बुनियादी वजह आपको मालूम है, खद्दर किसी नेता के पहनने के लिए शौक हो सकता है, लेकिन नौमानी साहब और मेरे लिए खद्दर पहनना एक फतवा है। जब महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की कि अंग्रेजों के बनाए हुए किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, तो दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया था कि खद्दर पहनना लाजमी है। जब मुल्क आजाद हुआ तो देवबंद से किसी ने पूछा कि खद्दर आज भी पहनेंगे, तो उन्होंने कहा मुल्क आजाद हो चुका है लेकिन खद्दर फतवे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए देवबंद जाके देखिए, उसके बाहर अगर सोशल पार्टियों के बाहर अगर खद्दर बिकती है तो देवबंद। और दूसरी चीज मेरा कहना यह है, राष्ट्रीय गान पे भारत के एक स्टेट के गवर्नर साहब ने, जिनको बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट एक दिन की सजा भी दे चुका है, वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय गान का ये शब्द मुझको पसंद नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती। 26 जनवरी 1950 से लेके और 2002 तक
एक स्वयंसेवक संघ के ऊपर जो है जहां पे कभी झंडा नहीं लहराया जाता, उनके राष्ट्र प्रेम पे को हुर्फ नहीं आता है। संघ देखिए हर मदरसे में झंडा लहराया जाता है। नहीं देखिए दलवी साहब, आरएसएस एक संगठन या अपने आप को संगठन भी नहीं कहता, लेकिन आरएसएस एक सोच, एक विचारधारा हो सकती है। उस विचारधारा ने तिरंगा कबूल नहीं किया। नहीं बात कर रहे हो, कबूल नहीं किया बंसल साहब, उसने तिरंगे को कबूल नहीं किया। बंसल साहब, ये आखिरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में राजीव दीक्षित ने जो कुछ कहा है। दलवी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या आप ये एक तकरीर रख रहे हैं जी कि आज मदरसों में झंडे नहीं फहराए जाते? बिल्कुल फहरा। कोई ये साबित कर दे भारत के किसी मदरसे के अंदर राष्ट्रीय गान नहीं होता, कहीं झंडा नहीं लहराया जाता। अगर ये कोई साबित कर देगा, सब मसला ये है कि गूगल से बड़ा आज के जमाने में कोई नेता नहीं, कोई उससे बड़ा गुरु नहीं है। सर्च करके देखिए। और देवबंद का फतवा इसी साल देवबंद ने कहा था हर मदरसे में शान शौकत के साथ झंडा लहराया जाएगा। दलवी साहब जरा ध्यान से सुनना, आपकी दोनों बातों को मैं जवाब देता हूं। एक तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगा नहीं लहराया, 50 साल नहीं लहराया। देखिए अब मेरी बात को पूरा सुन लेना, बात को 50 साल की बात छोड़ दीजिए। इसी 15 अगस्त को परम पूज्य ने सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी ने स्वयं तिरंगा लहराया था। आप जरा थोड़ा अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। और 16 अगस्त को सारे अखबारों में छपा था वो। एक बात। दूसरी बात बता दूंगा आपको मैं, जहां तक मदरसा में अपमान का सवाल है, अभी इसी 15 अगस्त को, पुरानी घटना की जानकारी नहीं दे रहा मैं, इसी 15 अगस्त को हापुड़ के एक मदरसे में राष्ट्रगान को बजने के बाद बच्चों को रोका गया, उसके मैनेजमेंट ने उसको बंद कर दिया राष्ट्रगान को गाने से। तीसरी बात सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए पूरा, मैं बिल्कुल चुप रहा आपकी बात को। तीसरी बात ये, और बात दुनिया को छोड़ दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक पार्क में लोग तिरंगा फहरा रहे थे और उस तिरंगे को रोका गया और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला किया, पुलिस बुलाई गई। पूरा सुनिएगा और आखिरकार तिरंगे को उतरवा दिया गया। अजीब साहब, चर्चाएं अलग-अलग हो सकती हैं। आइए मामला यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तिरंगा का अपमान कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हिंदुस्तानी हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार मेरे माननीय उच्च न्यायालय को यह टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? अगर उसका सम्मान करना चाहिए, उसको लहराना चाहिए। मैं 10 सेकंड, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इम्यूनियल यानी बीजू इम्यूनियल वर्सेस केरला हाई कोर्ट जो फैसला था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, अगर केरला के स्कूल में क्रिश्चियंस को यह लगता है कि राष्ट्रीय गान उनकी धार्मिक भावनाओं के विपरीत है, तो उनको गाने से राष्ट्रीय गान के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और तिरंगे का कोई जो अपमान करे वो भारतीय नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। राष्ट्रगान का अगर आप दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर झंडा लहराएंगे तो क्या लहराने दिया जाएगा? क्या मैं कहूँ किसी मंदिर में घुस के झंडा लहराऊंगा, आप लहराने देंगे? क्यों मंदिर में कौन? अरे स्कूलों में लहराइए, मदरसों में लहराइए। समाज ये जो भारत माता की जय पहले बोलता है, भारत माता की जय के साथ आप क्षमा चाहता हूँ, क्यों नहीं लहरा सकते? मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं। मुद्दा यहां पर मदरसों के आधुनिकीकरण का है और इसके साथ साथ क्या मदरसे वाकई में हमारी मुख्य धारा में हैं या नहीं, इस पर बात कर रहे हैं हम। अदीब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका राजनीतिक तजर्बा भी रहा है और धर्म से भी आप काफी, इस्लाम धर्म से भी काफी जुड़े रहे हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं सर, ये बताइए कि मदरसों के आधुनिकीकरण से क्या मुसलमानों का फायदा नहीं होगा? आखिरकार इसके रास्ते में रोड़े क्यों अटकाए जाते हैं? काठमुल्लों की राजनीति कैसे चलेगी? अजय जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जी, ये जो आईपीएल हुआ है, ये जो पीआईएल हुआ है जी, मुझे बड़ी हैरत है कि एक शख्स ने ये इल्जाम लगा दिया कि मदरसों में झंडे नहीं फहराए जाते, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि कोई केस ऐसा नहीं है जी, कोई कंप्लेंट नहीं है। पीआईएल वहीं खारिज हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया गया सिर्फ इसलिए कि मदरसे बदनाम हो। हमारे अडवाणी जी पूरे हिंदुस्तान में दौड़ दौड़ के कहते रहे कि वो आतंकवादियों का अड्डा है। जब होम मिनिस्टर बने तो कहा कि नहीं, कोई आतंकवादी वहां नहीं है। तो ये टारगेट करने का जो काम है, ये बड़ा अफसोसनाक है। आपने जहां कैसी बात कर रहे हो जी? कितने सारे केसेस पकड़े गए हैं, एनआईए की जांच में पाया गया है, और सारे के सारे जितने भी मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, जरा सुनिए तो सही साहब क्या कह रहे हैं। अडवाणी साहब अजीब साहब जी, कि
देखिए बोलने दीजिए, बंसल साहब बोलने दीजिए मुझको, मैं आपकी सुन रहा था, मुझे 1 मिनट की बात बोलने दीजिए। आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन उसी गोरखपुर के जिसके अभी आदित्यनाथ बयान दे रहे थे, इनके पूर्वज क्या कहते हैं, दिग्विजय दास का चिट्ठी मेरे पास है, कॉपी उसकी, जो उन्होंने लिखा है कि मैं तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं करता हूं और जब तक चुप रहूं नहीं बैठूंगा। किसकी बात कर रहे हो? नाम भी बता दो जरा। नहीं बनाऊंगा। कौन से दिग्विजय की बात कर रहे हैं आप? लेटर लिखा है उन्होंने, उनका कोई दिग्विजय नहीं है। ये नाम भी बताए। कौन से दिग्विजय की बात कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह की तो बात नहीं कर रहे हैं। महासभा के चीफ थे, और जाइए नेहरू की लाइब्रेरी में 3 मूर्ति में वो खत रखा हुआ है। क्या? जाइए जाके देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अरे खत को क्या करोगे? मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं मदरसों में तिरंगा लहराने में दिक्कत क्या हो रही है? बात ये है कौन दिक्कत दे रहा है? कहीं ये बताइए मुझको, मुझे बताइए राष्ट्रगान मदरसों में क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। मैं रोका क्यों गया? बंसल साहब से सवाल है। बंसल साहब तिरंगे का जो अपमान करे वो भारतीय, वो मुसलमान नहीं हो सकता। राष्ट्रीय गान का जो इस्तेमाल करे वो मुसलमान। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अकेले कहने से मेरा कहना है, मेरा बंसल राजधानी दिल्ली में से मैंने मुझे बताया राजधानी दिल्ली में तिरंगे को क्यों उतार दिया जाता है? बंसल साहब से 15 अगस्त को क्या झंडा नहीं रहना चाहिए? अरे सुनना, लाल किले पे लहरा रहा है, शाहजहां के बनाए हुए लाल किले पे लहरा रहा, और क्या करेंगे? लाल किले की बात नहीं हो रही। बात सुनिए, मेरी सुनिए। साझा करिए। आप जवाब से भाग रहे हैं। जवाब नहीं, आप आपका जवाब। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूँ, वक्त मेरे पास जरा कम है, मुश्किल से 5 मिनट का वक्त बचा है। मैं आप सबों के सामने मुद्दा वापस लेकर आ रहा हूँ। मैं अदीब साहब, मैं आप सबों के सामने मुद्दा वापस लेकर आ रहा हूँ। आज क्या ये वास्तविकता आधुनिक भारत की नहीं है कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बहुत बुरे तरीके से पिछड़ रहा है? सबसे बड़ा समुदाय अल्पसंख्यक मत कहिए अजय जी, ये अल्पसंख्यक नहीं है। जो दूसरा बड़ा समुदाय है जिसका, चलिए मैं मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली, दूसरा बड़ा समुदाय। चलिए मैंने संविधान नहीं दिया कोई। बंसल साहब, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अजीत साहब, नुमानी साहब, इसको अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। देश का मैं इस मुद्दे को एक बार फिर से वापस अपने चर्चा पर लाना चाहता हूँ। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज आर्टिस्ट देखिए, प्लीज, मैं आप सबों से विनम्र विनती करता हूँ। आधुनिक भारत में सबसे बड़ा जो दूसरा समुदाय है हिंदुस्तान का, मुसलमानों का, वो पिछड़ रहा है। उसकी तरक्की के रास्ते अगर आज तलाशने हैं तो मदरसों को आधुनिक बनाना पड़ेगा। इस यथार्थ को आप लोग मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर मानते हैं, इसको भी रोकना पड़ेगा। अगर मानते हैं तो आज सवाल बस मैं कौरों के मानने वाले हैं ना, फोटो करने वाले हैं, क्यों रोक रहे हैं? छोटी जानकारी। अरे भाई कमाल की बात है। मैं कहता हूँ ये 3 के 38 कैसे हुए मुझे बताइए। रोकना पड़ेगा भाई। अगर 5 है तो पांडववादी है, 100 है तो कौरववादी, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? मैं एक बार प्लीज जरा सवाल तो सुनिए। मैं प्लीज नुमानी साहब, मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग वो चिंतक हैं। नुमानी साहब, इतिहास के पन्ने। बंसल साहब से छोटा सा सवाल है, मेरी बात सुनिए। मैं इस चर्चा को नुमानी साहब 1931 में जब झंडा अदीब साहब बनी थी, आप लोग सब 1931 की बात कर रहे हैं, मैं 2015 की बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद में ये सेकुलर, मैं आप सबों से गुजारिश कर रहा हूँ, विनम्र विनती है। नुमानी साहब विनम्र विनती है, प्लीज विनम्र विनती है। आइए 2015 की बात करते हैं। बिल्कुल 2015 की बात करते हैं। अगर देश को आधुनिक बनाना है, सबका साथ सबका विकास करना है, तो आवश्यक है कि हर समाज आगे बढ़े। मैं आप सबों के सामने ये सवाल रखता हूं, मदरसों के आधुनिकीकरण में कहीं कोई अवरोध होना चाहिए क्या? दिल्ली साहब जी बिल्कुल। देखिए मेरा कहना यह है, आधुनिकीकरण होना चाहिए, नई शिक्षा आ रही है, और मुझको बड़ी खुशी है कि गुलाम मोहम्मद बस्तानवी जैसे लोगों ने जो मदरसे शुरू किए, आज उनके MBBS कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।
जामे हिदायत के अंदर ITI शुरू हो चुके हैं। जी। हमारा कहना यह है कि पहली चीज ये, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी इदारे की जो बुनियाद होती है, मॉरल सपोर्ट, वो ये होती है कि उसको शक व शुबहात के दायरे से बाहर लाया जाए। जी। अव्वल तो किसी भी जगह आज तक कहीं मदरसे ने राष्ट्रीय, लेकिन एक तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, अब तक सिर्फ 6% मदरसे हैं पूरे देश भर में, अजय जी, जिन्होंने सरकार से मान्यता ली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसकी वजह से जो बच्चे मदरसों से पढ़कर निकल रहे हैं, उन्हें नौकरियां मिलने में दिक्कत है, उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने में दिक्कत है। सरकार अपनी बात को सही तरह नहीं रखती। क्या पिछली सरकारें हुई हूं, आपको मालूम होना चाहिए, वक्फ बोर्ड जो है वो पार्लियामेंट एक्ट 1995 और फिर 2012 के अधीन बनाया जाता, पार्लियामेंट बनवाता है, क्या एक्ट के तहत उसको ये इख्तियार हासिल है कि जो मदरसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कराते उनका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड करता है, क्योंकि सरकार के अधीन है, पार्लियामेंट एक्ट के तहत है, इसलिए वो भी करते हैं। अदीब साहब, सरकार के बाहर कोई नहीं है। अदीब साहब, कमी कहां है? क्या ये सिर्फ राजनीति का मसला है? CBSE है। अभी 2 IAS अफसर जो मदरसों से आए हैं। आपने बिल्कुल बुनियादी बात कही कि 2015 में, एक मिनट मेरी बात सुन लें जी, आपने बिल्कुल बुनियादी बात कही कि 2015 में कहां खड़े हैं। ये बात परसों हामिद अंसारी ने कही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और कुंदू कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से कहा कि मुसलमानों की तरक्की होनी चाहिए, सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। ये देशभक्त जो बोल रहे हैं, सरकार हामिद अंसारी के बारे में ये कहा कि नहीं है, मुझे लगता है वो तो वो बात छोड़ दीजिए, अपने राष्ट्रपति कम और मुस्लिम नेता के रूप में ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा है तो आप राष्ट्र के गंगा अपमान करें, भारत अधिनायक का अपमान नहीं है। कल्याण सिंह को एक दिन की बात सजा दी, जो राष्ट्रीय गण का पापी है, आपने गवर्नर बना के भेज दिया उसको। क्या बात कर रहे हो? कौन से राष्ट्रगण का पापी हो? उन्होंने कहा भारत अधिनायक, मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है बाकी सभी की वजह से। मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, इस चर्चा को मुझे यहीं खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है, हम आज चर्चा इस बात पर करना चाहते थे कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए क्यों नहीं ठोस और कारगर कदम उठाए जाते, क्योंकि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा तबका जो आज कामगार बना हुआ है वो नौकर पेशा बन सकता है, और यह बहुत बेहतर होगा उस तबके के लिए भी। मुद्दा यहां तिरंगा फहराना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयता किसी की थाती नहीं है। राष्ट्रीयता, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई तिरंगे का और राष्ट्रगान का अपमान करे तो वो हिंदुस्तानी नहीं है।